Today we are going to start with chapter number 3, which is equilibrium of a particle, and we are going to cover this chapter from the same textbook जो कि इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 के लिए इस्तेमाल की थी, और थ्रू आउट द कोर्स हम इसी टेक्स्ट बुक का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, which is Engineering Mechanics Statics by R.C. Hibbeler, 12th edition. Now the topics which we are going to cover in today's lecture are flashed here. Although ये 4 टॉपिक्स जो है वो मेजर शामिल हैं इस चैप्टर के, लेकिन पहले 3 टॉपिक्स से मिला के आपको इकट्ठे प्रॉब्लम्स जो है वो दी गई हैं, और फिर हम 3 डायमेंशनल के हवाले से इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को जो है वो देखेंगे. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द conditions for equilibrium of a particle. Then we will talk about a little bit about the free body diagram. Now जब भी आप मैकेनिक्स के किसी भी कोर्स का जिक्र करते हैं, बेशक वो स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है, या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1, 2 वगैरह हैं, तो उसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम की जो है वो ज़रूरत पड़ती है. शायद फ्री बॉडी डायग्राम का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स वगैरह में मिला हो, लेकिन हम तफसील के साथ इस फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से बात करेंगे इन टुडेज लेक्चर. एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, दैट इज 2 डायमेंशनल फोर्सेस की बात करेंगे, और उसके ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, किस तरह अप्लाई करेंगे, उसके हवाले से हम जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे. सो दीज आर द 3 टॉपिक्स जिसके हवाले से हम आज डिस्कशन करेंगे क्लास में. और अगर टाइम बचा तो इन टॉपिक से रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, वरना फिर प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की क्लास में हम कवर कर रहे होंगे. इसके अलावा नेक्स्ट वीक फिर हम 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम्स के हवाले से भी बात करेंगे, और आपका चैप्टर नंबर 3 इन्हीं 4 टॉपिक से मिलके बना है, और इंशाल्लाह तकरीबन 2 वीक्स ये चैप्टर चलेगा. एंड देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 विच इज फोर्स सिस्टम रिजल्टेंट, जिसमें हम मोमेंट्स के हवाले से और कपल के हवाले से जो है वो बात कर रहे होंगे. Okay, so starting with today's lecture, the first topic is condition for the equilibrium of a particle. Now, a particle is said to be in equilibrium. Now, this whole chapter or the whole statics moves around equilibrium of a system. Now, this chapter is relevant to the equilibrium of a particle. तो हम simply particle के हवाले से equilibrium की बात करेंगे. फिर आपके पास equilibrium of rigid body का भी chapter आएगा, which is I think chapter number 5 and so on. तो आपकी statics सारी की सारी एक तरह से इसी equilibrium और उसकी conditions के ऊपर जो है वो move कर रही होती है. Equilibrium होता क्या है? A particle is said to be in equilibrium, या particle के हवाले हम simple system की बात करें, वो system particle भी हो सकता है, वो system rigid body भी हो सकती है. So a particle or a rigid body is said to be in equilibrium if it remains at rest, if originally at rest, or if it is in motion, then it should be moving with a constant velocity. If you remember Newton's first law of motion, Newton's first law of motion क्या कहता था कि a system at rest will continue to be at rest, and a system in motion moving with uniform velocity will continue to do so unless acted upon by some unbalanced force. तो आपके पास जितनी स्टैटिक्स होती है उसमें हम कहते हैं कि आप जो भी सिस्टम्स को डील कर रहे हैं वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम में, यानी वो या तो रेस्ट पे होंगे या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहे होंगे. सो टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. जिस तरह अभी मैंने कहा कि फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, और इफ इट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी unless acted upon by some external force. Now, what does that Newton's second law says? The second law of Newton says that whenever a system is being acted upon by some unbalanced force F, then due to that unbalanced force, the system is going to move in the direction of that unbalanced force with some acceleration A. This force and acceleration are going to be directly proportional to each other, and once you remove this constant of this sign of proportionality, you are going to introduce the constant of proportionality, which is the mass m here. So summation F equal to ma, आपके पास equation आती है from Newton's second law of motion. Now, since we are dealing with all such systems which are either at rest or moving with uniform velocity, so for both those cases, that is either at rest, the value of A is going to be 0. When a system is moving with constant velocity, again A is going to be 0. So the right hand side of this equation would be equal to 0, and we can simply write that for all such systems which are in equilibrium, summation F should be equal to 0. So this is the basic condition of equilibrium for all such systems which are in equilibrium. तो जब भी हम equilibrium की बात करेंगे, कोई भी सिस्टम जब equilibrium में होगा तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई
अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही होगी. इन अदर वर्ड्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड बी इक्वल टू zero. This follows from Newton's second law of motion, which can be written as summation F equal to ma, and as we have said earlier that since when a particle or system is in equilibrium, then A should be equal to 0, so summation F should be equal to 0. Since the force system satisfies equation 1, then ma equal to 0, and therefore the particle's acceleration A would be equal to 0. Consequently, the particle indeed moves with constant velocity, or it would remain at rest. So this is the necessary or sufficient condition for a system to be in equilibrium in two dimensions की हम बात करें, that is summation F should be equal to 0. I hope that this condition of equilibrium is clear to all of you.